एक सीन इमेजिन करो। तुम एक शेयर्ड ऑफिस स्पेस में काम करते हो। वहाँ पर एक ही प्रिंटर है जो सब यूज़ करते हैं, एक ही वाइट बोर्ड है जो सभी यूज़ करते हैं, और एक ही कॉफ़ी मशीन है जिसमें से सब पीते हैं कॉफ़ी। अब सपोज करो एक दिन आता है जब कोई प्रिंटर की सेटिंग चेंज कर देता है, और एक दिन कोई आके वाइट बोर्ड पे जो भी लिखा है वो सब कुछ मिटा देता है, या फिर कॉफ़ी मशीन में कोई आकर उसकी सेटिंग चेंज कर देता है। तुम्हारा काम जो अभी तक सही चल रहा था अब अचानक से डिसरप्ट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब लोग एक ही शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ कर रहे थे, तो किसी ने कुछ भी चेंज किया तो सब लोग इफ़ेक्ट हो गए। तो यानी अगर कोई कुछ चेंज करता है शेयर्ड रिसोर्स में तो सब लोग अफेक्ट होते हैं। तो इसका पाइथन से क्या लेना देना? ये इसलिए क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम पाइथन में भी होती है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे बनाते हैं, और आजकल के प्रोफेशनल्स इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। जब भी तुम पाइथन इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो वो किसी एक जगह पर इंस्टॉल होता है। ये होती है ग्लोबल इंस्टॉलेशन। आपके सारे पाइथन प्रोग्राम्स उसी एक इंस्टॉलेशन को यूज़ करते हैं। अब जब भी तुम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे numpy, pandas, रिक्वेस्ट्स, तो आप कोई नया मॉड्यूल आप इंस्टॉल करते हो, वो भी ग्लोबली ही इंस्टॉल होता है, और बाकी आपके सारे पाइथन के प्रोग्राम्स इसी एक ग्लोबल लोकल कॉपी ऑफ दिस मॉड्यूल को ही यूज़ करते हैं। अब एक कॉन्क्रीट एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो सपोज करो 6 महीने पहले तुमने कोई डेवऑप्स ऑटोमेशन या फिर जनरेटिव एआई का कोई प्रोग्राम बनाया था। सपोज उसमें आपने पांडाज मॉड्यूल का वर्जन 1.5 यूज़ करा था। तो अभी तक तो वो 6 महीना पुराना प्रोग्राम जो आपका था वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। सपोज करो आज तुम्हें जो आज ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसमें तुम्हें पांडाज 2.0 वर्जन चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ नए फीचर्स आए हैं जो आपको अपने प्रोग्राम के लिए, अपनी फंक्शनैलिटी के लिए, अपने यूज़ केस के लिए ज़रूरी चाहिए। तो जो ग्लोबल पांडाज तुमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ था उसे तुम अपग्रेड कर दोगे 1.5 वर्जन से 2.0 वर्जन पे। ऐसा होने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा जो पुराना प्रोजेक्ट था वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपके जो मॉड्यूल है जो आपने अपग्रेड करा है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। उसमें कुछ फंक्शंस रीनेम हो गए होंगे, कुछ फंक्शंस के पैरामीटर्स चेंज हो गए होंगे। यानी कि तुम्हारा पुराना कोड जो पांडाज 1.5 वर्जन पे ठीक चल रहा था अब वो ब्रेक हो जाएगा, अब वो काम करना बंद कर देगा। यानी कि तुमने एक चीज़ फिक्स करी तो दूसरी कहीं से टूट गई। ये एक तरह का टग ऑफ वॉर है, और इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन का नाम बताओ। आपने टाइटल तो पढ़ा होगा ना वीडियो में, तो सॉल्यूशन बताओ। जी हाँ, सॉल्यूशन का नाम है रॉन्ग आंसर। सॉल्यूशन का नाम है आइसोलेशन। और आइसोलेशन को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। वर्चुअल एनवायरनमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही सिंपल है। इसको ऐसे समझो जैसे कोई, मान लो एयरपोर्ट है, नहीं हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो इसको ऐसा समझो जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई बड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। वहाँ पर एक ही सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, एक ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी है, और एक ही सेंट्रल फार्मेसी है। सपोज अगर फार्मेसी में किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन का स्टॉक ख़त्म हो जाए तो इससे सारे वार्ड्स इफ़ेक्ट होते हैं। अब आप इसको कंपेयर करो एक मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम से, जिसमें हर विंग का अपना अपना अलग सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक जनरेटर है, और हर विंग का अपना अलग फार्मेसी स्टॉक है। यानी हर विंग का अपना अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी अगर एक विंग में कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाकी के विंग्स जो हैं वो सही तरीके से ऑपरेट करते रहेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट्स एग्जैक्टली यही करते हैं पाइथन के लिए। इसमें हर पाइथन प्रोजेक्ट को अपना एक अलग स्पेस मिलता है, अपना पाइथन, अपनी लाइब्रेरीज, अपने वर्जन्स, और इनमें बीच में कोई शेयरिंग नहीं होती, तो इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। तो सपोज प्रोजेक्ट ए को पांडाज वर्जन 1.5 चाहिए,
ठीक है, उसको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट 2 को पांडास वर्जन 2 चाहिए, प्रोजेक्ट 3 को कोई और वर्जन चाहिए। तो ये सारे प्रोग्राम्स एक ही मशीन पर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वैसे तो आप बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट्स यूज़ करे भी पाइथन प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। छोटे स्क्रिप्ट्स से लेकर बड़े-बड़े प्रोडक्शन सिस्टम्स तक सभी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स यूज़ करते हैं। अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट्स नहीं यूज़ करोगे अपने स्टार्टिंग डेज से ही, तो आपको इसकी हैबिट नहीं पड़ेगी, और कभी प्रोडक्शन में, ऑफिस में जब आप देखोगे कि वहाँ पे VENV यूज़ हो रहा है या UV यूज़ हो रहा है, इस तरह के वर्चुअल एनवायरनमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तब आपको काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। और वो कहते हैं ना, इससे आपका कोड फट सकता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए पाइथन में एक टूल आता है VENV, V से वर्चुअल, ENV एनवायरनमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि UV भी होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए। हाँ, UV पे बात करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में, अभी VENV समझते हैं। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पर। और हाँ, इसके सारे नोट्स आपको मेरे गिटहब रेपोजिटरी में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इसमें डिप्लॉय विद निकेत के अंडर ये पाइथन फॉर डेवऑप्स क्लाउड जेन AI फोल्डर है, इसके अंदर ये पाइथन फाउंडेशंस फोल्डर है, इसके अंदर आपको ये जो फाइल है, ये 3A और 3B दोनों, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें सारे स्टेप्स, कमांड, सब कुछ होगा। ठीक है, तो पहली फाइल देखते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। ओके, इसमें नीचे आते हैं हम, क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, पहले हम VENV से देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। उसके लिए आपको ये कमांड चलानी है, python 3 m-venv.venv। विंडोज़ पे आपको पाइथन 3 नहीं लिखना होता, पिछली वीडियो में डिस्कस करा था ना, इसमें सिर्फ ये पाइथन लिख के काम चल जाता है। हम अपने वीडियोज़ में ये लिनक्स वाला तरीका यूज़ करेंगे। तो हम आ गए हैं अपने लिनक्स टर्मिनल पे। ये मैं WSL उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। WSL उबंटू कैसे सेटअप करना है, इसमें पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में कवर करा था। इसमें पाइथन फाउंडेशन सीरीज़ में आप जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक टेम्प्रेरी डायरेक्टरी बना देता हूँ, इसमें हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल ये डायरेक्टरी एम्प्टी है। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाली कमांड चलानी है। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट एंड एंटर। अब हम चेक करते हैं कि क्या कौन कौन सी नई फाइल्स या डायरेक्टरीज बनी है। कोई भी नहीं बनी। एक बार दोबारा चेक करते हैं, दिखा LS से वो डायरेक्टरी हमें नहीं दिख रही। देखो ये D लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये डायरेक्टरी है .venv। ये डायरेक्टरी हमें नहीं दिख रही थी नॉर्मली, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिडन डायरेक्टरी है। हिडन डायरेक्टरी क्यों है? हिडन इसलिए है क्योंकि इसमें हमने डॉट लगाई है फाइल नेम से पहले, सॉरी डायरेक्टरी के नेम से पहले। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। .venv वो फोल्डर है, वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टोर होगा। इसको हम हिडन इसलिए रखते हैं जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा क्लटर्ड ना दिखे। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, डॉट मत लगाओ तो भी काम करेगा, VENV की जगह ENV लिख दो, कोई और नाम लिख दो तो भी काम करेगा। लेकिन इसको सभी लोग .venv नाम से ही लिखते हैं, ये कन्वेंशन सा बन गया है। अगर आप कोई प्रोडक्शन सिस्टम्स भी हैंडल करते हो जिसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट्स यूज़ होते हैं, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये .venv से ही ये फाइल मिलेगी, फोल्डर मिलेगा। इस .venv फोल्डर के अंदर आपका कंप्लीट आइसोलेटेड पाइथन सेटअप हो जाएगा। लेकिन अभी ये फोल्डर सिर्फ बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ, इसको चेक कैसे करते हैं? देखो, एक तो यहाँ पर कोई भी ना ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। जब भी कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड होता है तो ब्रैकेट में उसका नाम लिखा हुआ आता है, जैसे VENV। उसके बाद ये बाकी सारे आपको जो प्रॉम्प्ट है ये आपको यहाँ मिलेगा। अभी करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पाइथन कहाँ पर है। हम पूछते हैं पाइथन कहाँ पर है, उसके बाद वो हमें कहीं पाइथन को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, लेट्स सी। इसके लिए कमांड होती है विच पाइथन। इसमें देखो कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पाइथन इंस्टॉल नहीं है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पाइथन 3 नहीं लिखा। हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं ना, यूज़र बिन पाइथन 3। तो ये वाला जो पाइथन हमें दिख रहा है ये ग्लोबल पाइथन है।
यानी मैं कोई भी प्रोग्राम रन करूँगा तो ये वाला पाइथन यूज़ होगा, ग्लोबल पाइथन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी एक्टिवेट नहीं है। उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? देखो वो यहाँ मिलेगा आपको, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग में। मैक और लिनक्स पे इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, विंडोज़ पे ऐसे, दोनों सेम से हैं, बस यहाँ पे बिन लिखते हैं और यहाँ विंडोज़ में स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं लिनक्स, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे सोर्स। सोर्स मतलब उसको आप एक्टिवेट करने के लिए या कुछ फाइल को रीलोड करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं जाता हूँ सोर्स, कहाँ पर? .venv फोल्डर के अंदर। इसमें कौन सा फोल्डर था? बिन। बिन के अंदर एक्टिवेट। अब मैं एंटर करता हूँ, एंटर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर .venv आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, जैसे मैंने बताया था। तो इससे आपको पता लग जाता है, जब भी आप इस तरह का कुछ देखो ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है आपकी इस प्रॉम्प्ट से पहले, तो आप समझ जाओ कि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर कैसे निकलते हैं? डीएक्टिवेट लिख दो, डीएक्टिवेट, एंटर। अब अगर मैं इससे पूछूंगा कि पाइथन कौन सा है? ग्लोबल पाइथन है। अब एक्टिवेट करके चेक करते हैं कि पाइथन की लोकेशन क्या दिखाता है। तो एक्टिवेट करने के लिए सोर्स venv.bin एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गया है, क्लियर स्क्रीन। अब हम चेक करेंगे विच पाइथन 3, ये देखो। अब ये हमारा जो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है उसके अंदर का पाइथन है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। यानी अब मैं कोई भी प्रोग्राम चलाऊंगा पाइथन का, तो ये इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के पाइथन को यूज़ करेगा, जो कि कहाँ पर है? इधर हमने ये टेम्परेरी फाइल जो बनाई थी, इसके अंदर venv bin के अंदर जो पाइथन 3 है। तो यहाँ पर ये जो नोट्स हैं, इसमें भी सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। हाउ टू कन्फर्म कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है नहीं है, डीएक्टिवेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं होते हैं, उनको आपको इसी तरीके से एक्टिवेट करना होता है। उसके अंदर भी कुछ ऑप्शन होता है, आप इंटरप्रेटर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ उन चक्रों में ना पड़ो, आप टर्मिनल यूज़ करो। प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, लिखने के लिए, डिबगिंग वगैरह करने के लिए VS कोड ठीक है। जब आपको रन करना हो तो आप टर्मिनल को यूज़ करने की थोड़ी आदत डालो। मैं जो भी ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं टर्मिनल, ये फुल स्क्रीन वाला टर्मिनल यूज़ करूंगा। VS कोड के अंदर भी टर्मिनल दिखता है, लेकिन एक तो बहुत छोटा सा होता है, और दूसरा अब डेवऑप्स वगैरह में तो ब्लैक स्क्रीन पे काम करने की आदत भी पड़ जाती है। तो अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है। अब हम इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ, pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट, एंटर। अब ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल पाइथन पे इंस्टॉल हुआ है। कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट वाले पाइथन के साथ इंस्टॉल हुआ है। जो मेरा ग्लोबल पाइथन है वहाँ पर अभी भी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड नहीं है। इसी तरह मैं बाकी के भी इंस्टॉल कर लूँगा। जैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, फ्लास्क इंस्टॉल करता हूँ। फ्लास्क में कुछ इशू आ रहा है, मैं नमपाई इंस्टॉल करता हूँ। ओके, तो मैंने रिक्वेस्ट और नमपाई इंस्टॉल कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ये pip क्या है, तो ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है। ये पिछली वीडियोस में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको दोबारा पढ़ना है, रिवाइज करना है, आप एक बार वो वीडियोस रेफर कर सकते हो। ये pip क्या होता है? वैसे ये मेरे हिसाब से तो इंटरव्यूज़ में भी पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत रेयरली ही देखा है मैंने। बहुत कुछ लोग ही पूछते हैं कि व्हाट इज़ pip। तो बस आपको बताना है कि ये पैकेज मैनेजर होता है। एक दो लाइन इसके बारे में और बोल देनी है बस, इससे ज़्यादा आपको इसमें डीप में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की जिसे हम बोलते हैं वर्जन पिनिंग। जब हमने लिखा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल का नाम है जो API रिक्वेस्ट भेजने में काम आता है। तो जब हम pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल करता है। सपोज आज का लेटेस्ट वर्जन 2 चल रहा है, तो कल को लेटेस्ट वर्जन 3 हो सकता है। तो अगर आपका प्रोग्राम रिक्वेस्ट मॉड्यूल वर्जन 2 पे डिपेंडेंट है और आप इसको किसी दूसरी मशीन पे चलाते हो जिस पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल वर्जन 3 है, तो वहाँ पर आपका कोड ब्रेक हो सकता है। इसीलिए हमारे जो प्रोडक्शन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें आप किसी भी मॉड्यूल का एग्जैक्ट वर्जन स्पेसिफाई करते हो। तो मैंने नोट्स में भी मेंशन करा है कि
वर्जन पिनिंग में आप अगर एग्जैक्ट वर्जन, आपको कोई पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करना है तो pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट इक्वल और फिर वर्जन, जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखो, ये सिंगल इक्वल टू साइन नहीं है, डबल इक्वल टू साइन है। अब आप पूछोगे कि ये वर्जन कहाँ से देखते हैं, तो आओ आपको ये दिखाते हैं। तो डिफरेंट वर्जन्स देखने के लिए आप आओ इस वेबसाइट पे pypi.org। इसमें आप किसी भी मॉड्यूल के वर्जन्स आप देख सकते हो और उनकी कंपैटिबिलिटी पाइथन वर्जन के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। जैसे हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे, तो इसमें मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ रिक्वेस्ट मॉड्यूल, इसके बारे में देखते हैं क्या डिटेल दिखाता है। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट करूँगा रिक्वेस्ट। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी यहाँ पे कमांड दी हुई है। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, ये देखो लिखा है ना लेटेस्ट रिलीज़। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ, ये देखो हम ये वाला वर्जन देख रहे हैं, और ये वर्जन, ये सारे पाइथन वर्जन सपोर्टेड है। पाइथन के इन सभी वर्जन्स पे ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल का ये वाला वर्जन सपोर्टेड है। अब इसमें बाकी कौन कौन से वर्जन्स हैं वो देखने हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके लिए रिलीज़ हिस्ट्री, इस पर मैं क्लिक करता हूँ रिलीज़ हिस्ट्री पे। अब देखो आपको ये सारे दिख रहे हैं यहाँ पे 2341, 2340। ठीक है, अब मैं सपोज इस पर क्लिक करता हूँ मैं 2340 पे। अब देखो यहाँ पर इस पेज पे ये आप देख सकते हो, ऊपर इसका हमने पेज ओपन करा है 2340 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैज ग्रीन कलर का है तो आपको पता लग जाता है लेटेस्ट वर्जन है। जैसे मैं अगर रिलीज़ हिस्ट्री पे वापस अगर मैं जाता हूँ, अब मैं 2342 पे जाता हूँ, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये लेटेस्ट वर्जन है। आप इस तरीके से आप वर्जन चेक कर सकते हो। ओके, अब आपने वर्चुअल मशीन तो बना ली, आपने अपना एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना लिया प्रोग्राम चलाने के लिए। अब सपोज करो आपको ये अपना प्रोजेक्ट किसी दूसरे पर्सन को देना है, अपने कलीग को देना है, या फिर आपको खुद ही अपनी किसी दूसरी मशीन पर ये प्रोग्राम चलाना है, तो फिर आप क्या करोगे? अपना पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट उठा के ले जाओगे? ये काफ़ी हैवी हो सकता है। अगर आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज़ करी हैं तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में अगर आप लिनक्स का वर्चुअल एनवायरनमेंट विंडोज़ पे ले जाते हो और चलाते हो तो शायद कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ भी आ सकते हैं। और वैसे भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बहुत इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यूजिंग requirements.txt फाइल। ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें आपके प्रोजेक्ट के सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। सारी डिपेंडेंसीज की लिस्ट होती है along with their वर्जन नंबर। अब ये requirement.txt फाइल जनरेट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। अभी यही फाइल्स हैं, ठीक है। अब अगर मुझे चेक करना है कि मैं कौन कौन से एग्जैक्ट वर्जन्स यूज़ कर रहा हूँ, कौन कौन से मॉड्यूल्स के, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पिप फ्रीज कमांड, एंटर। अब देखो इसके अंदर आ रहे हैं, कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज आ रही हैं, लेकिन आप इसमें देख सकते हो ये हमने इंस्टॉल करी थी, numpy है, रिक्वेस्ट है, ये हमने इंस्टॉल करी थी। इन्हीं सबको हम एक requirements.txt फाइल के अंदर सेंड कर देंगे। वो कैसे करते हैं? पिप फ्रीज, इसका जो आउटपुट है वो हम requirements.txt फाइल में भेज देंगे। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एंटर। इसके कंटेंट्स कैसे चेक कर सकते हैं? कैट requirements.txt, ठीक है। सारी के सारी डिपेंडेंसीज हमारी इस फाइल में आ गई हैं। तो आपको ये प्रोजेक्ट कहीं और चलाना हो तो ये requirements.txt फाइल आप उसको सेंड कर दो। ये फाइल आपके जो गिटहब रिपोजिटरी है उसमें भी कमिट करी जाती है। .venv फाइल गिट में कमिट नहीं करी जाती, ये आपका खुद का एनवायरनमेंट है और कोई भी दूसरा पर्सन इसको इजीली रिक्रिएट कर सकता है। .venv फोल्डर हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स का भी हो सकता है, इसको कभी भी गिट पर कमिट मत करना। अब आप एनवायरनमेंट रिक्रिएट कैसे करते हो? कोई दूसरा पर्सन है उसको इंस्टॉल करना है तो वो पिप इंस्टॉल और फिर मॉड्यूल का नाम देते हैं। तो यहाँ ये टाइप ही नहीं हुआ, पिप इंस्टॉल, तो हम मॉड्यूल का नाम देते हैं कि कौन सा इंस्टॉल करना है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, सारे मॉड्यूल्स के नाम विद एग्जैक्ट वर्जन्स requirements.txt फाइल में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल आर requirements.txt। इसको एंटर करोगे आप तो आपके ये सारे मॉड्यूल्स एग्जैक्ट वर्जन्स के साथ इंस्टॉल हो जाएंगे आपकी किसी दूसरी मशीन पे भी।
यानी एक कमांड से आप अपना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे। तो जो हमने नोट्स की फाइल बनाई है उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि इसको ये किस तरह से दिखती है, इसको कैसे जनरेट करते हैं, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट शेयरिंग वर्कफ्लो दिया हुआ है कि जो डेवलपर है वो अपना प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएगा, उसे एक्टिवेट करेगा, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेगा, अपना कोड नॉर्मली जैसे कोडिंग करेगा, राइट करेगा, सारी रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देगा किसमें, requirements.txt फाइल में। उसके बाद वो शेयर कर देगा अपनी सारी कोड की फाइल्स, python code.py फाइल में होता है, along with requirements.txt। ये आपको शेयर नहीं, ये वाला फोल्डर आपको शेयर नहीं करना, मैंने बता दिया है। अब आपका टीममेट क्या करेगा, वो इन प्रोजेक्ट फाइल्स को रिसीव करेगा, अपना खुद का वर्चुअल एनवायरनमेंट वो पहले बनाएगा। कैसे बनाते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो मैंने कमांड्स आपको बता दिए हैं। उसके बाद वो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेगा। यानी कि अब हम जो भी कमांड चलाएंगे, जो भी PIP इंस्टॉल करेंगे, उससे हमारे सारे मॉड्यूल्स, आप यानी आपके कलीग के जो सारे मॉड्यूल्स हैं वो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में स्टोर होंगे। कौन से वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो उसने बनाया है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कमांड, ये क्या हो गया, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कमांड pip install r requirements.txt। आपका एग्जैक्ट सेम एनवायरनमेंट बन जाएगा, बिल्कुल रेडी। यहाँ पर गोल्डन रूल भी लिखा हुआ है, आपका कोड ट्रेवल करेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका लोकल रहेगा, और requirements.txt जो है वो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी। अब हम बात करते हैं git ignore फाइल की। तो जैसे कि मैंने बताया आपको .venv फाइल कभी भी आपको कमिट नहीं करनी है। तो git ignore फाइल हम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि ये फाइल्स या फिर ये फोल्डर्स आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, या फिर अगर फाइल का नाम इससे शुरू होता है तो आपको वो गिट में इंक्लूड नहीं करना। तो उसमें पाइथन में हम ये 3 चीज़ें तो ज़रूर रखते ही हैं। .venv मैंने बता दिया है क्यों रखते हैं, गिट इग्नोर फाइल में, गिट में नहीं, ठीक है। 2 फाइल्स यहाँ पे और हैं, ये PyCache और .pyc वाली। PyCache पाइथन का ऑटोमेटिकली जनरेटेड कैशे फोल्डर है, ये भी हम कमिट नहीं करते। .pyc वाली फाइल्स हैं, ये पाइथन की कंपाइल्ड फाइल्स होती हैं, ये भी हम कमिट नहीं करते। अब आप बोलोगे कि ये भी कमिट नहीं करते, ये भी कमिट नहीं करते, तो कमिट करते क्या हैं? हम कमिट करते हैं प्रोजेक्ट फाइल्स, यानी कि .py फाइल्स। हम कमिट करते हैं requirements.txt। हम कमिट करते हैं कोई भी अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हों, वो भी। तो हमने देखा कि venv यूटिलिटी बहुत बढ़िया काम करती है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी स्लो है। वैसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ हैं, तो सारी डिपेंडेंसीज़ को एक साथ इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो आजकल हम एक यूटिलिटी यूज़ करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए, वो है UV। ये बहुत फास्ट है और कई बेंचमार्क्स में तो ये 100 टाइम्स फास्टर पाया गया है। UV को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये कमांड है, आप डायरेक्ट चला सकते हो। इसको हम कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। पहले मैं अपना पुराना वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट कर देता हूँ, डीएक्टिवेटेड। तो इसका यूज़ दिखाने के लिए मैं एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो अभी ये डायरेक्टरी खाली है, तो मुझे अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। इसका मैं नाम दूंगा माई प्रोजेक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, UV init माई प्रोजेक्ट, एंटर। तो अब देखो इसने बताया, इसने नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया है। देखें एक बार क्या क्या फाइल्स बनी है। माई प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बन गया है, इसके अंदर जाके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखो इसके अंदर ये सारी फाइल्स बन गई हैं अपने आप ही। गिट इग्नोर फाइल बन गई है इसमें। अगर इसमें कुछ पाइथन वर्जन की फाइल बन गई है, रीडमी फाइल, मेन। तो आपका एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन गया है। ये डिफरेंट फाइल्स क्या हैं अभी करेंगे डिस्कस। अभी मेन बात ये है मज़े की कि हमारा पूरा पाइथन प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हमें मिल गया है, एक बेसिक स्केलेटन हमें मिल गया है। इसमें हमें मैनुअली venv फोल्डर नहीं बनाना पड़ता। इसमें requirements.txt की जगह uv.log फाइल बनती है। अब आप पूछोगे कि अब इसमें जैसे मुझे कुछ नए मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, जैसे numpy रिक्वेस्ट, तो मैं ऐसे करूँगा uv add numpy रिक्वेस्ट्स, एंटर। तो आपने देखा मैंने तो बस अपने मॉड्यूल्स ऐड करे थे,
इसने .venv फाइल अपने आप बना दी और इसने सारे के सारे मेरे पैकेजेस थे वो भी इंस्टॉल कर दिए। अब चेक करते हैं एक बार कि कौन कौन से फोल्डर हैं इधर। उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ll। अब देखो यहाँ पर .venv अपने आप बन गया और uv.lock भी बन गया है। तो uv ऐड जब आप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली .venv में ही जाके इंस्टॉल होते हैं, आपको अलग से इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं vi एडिटर में uv.lock फाइल खोलता हूँ तो देखो इसके अंदर काफ़ी डिटेल में आ रहा है कि कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है ना। तो ये requirements.txt फाइल से भी ज़्यादा डिटेल्ड है। वर्जन पाइथन वर्जन इसको चाहिए ये वाला, ये पैकेज है सर्टिफाइड पैकेज है कोई, इसकी रजिस्ट्री की सोर्स है URL। अगर हम नीचे जाएं तो ये कोई दूसरा पैकेज है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। ये कोई और पैकेज है, ये देखो ये वाला है माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, numpy और रिक्वेस्ट हैं। उसके बाद इसमें numpy रिक्वेस्ट का एग्जैक्ट कौन कौन से वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल होते हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फिर और भी ज़्यादा डिटेल में कुछ दिया हुआ है numpy के बारे में। तो यानी ये requests.txt फाइल से भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट है। इसमें आप इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को ईजिली किसी भी एनवायरनमेंट पर चाहे विंडोज़ लिनक्स मैक सब पर एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकते हो। तो मैं इसमें से बाहर आता हूँ। अच्छा, अब हम इसको इस प्रोग्राम को रन कैसे करें। तो इसमें आप पाइथन 3 लिख कर नहीं चलाओगे, आप चलाओगे इसको uv run main.py जो भी आपकी मेन फाइल है। अब ये मेन फाइल क्या होती है, main.py क्या होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारा जो पाइथन का है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप रन करते हो, आपको अपना प्रोग्राम रन करना हो तो main.py के अंदर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनता है एक बार देखते हैं। हेलो फ्रॉम माई प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें, ठीक है। तो हम एक बार चला के देखते हैं इसको, uv run main.py एंटर। अच्छा ये चल नहीं रहा, uv run main failed to parse uv.lock। हाँ मुझे लग रहा था शायद मैंने उसमें कुछ गलती से पेस्ट कर दिया था। एक बार मैं uv.lock फाइल को एक बार चेक करता हूँ। अच्छा इसमें गलती से मेरे से कमांड पेस्ट हो गई थी स्टार्टिंग में, इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपको छेड़नी नहीं है फाइल, ठीक है। मेरे से गलती से इसमें कुछ एडिटिंग हो गई तो मैंने अपना टर्मिनल रीस्टार्ट कर लिया है। मैं इस फोल्डर में चला गया हूँ cd my project, ठीक है। uv.lock फाइल हमारी गड़बड़ हो गई थी, मैं जाऊँगा uv.lock फाइल के अंदर। ओके, तो इसमें मैंने गलती से यहाँ पर ये कमांड पेस्ट कर दी थी, ठीक है। मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने वो अपनी लॉक फाइल एडिट कर दिया, उसमें जो मैंने गलती से कमांड पेस्ट करी थी वो मैंने ठीक कर दिया है। अब हम रन करके देखेंगे, ठीक है। uv run main.py फाइल, तो हमारा प्रोजेक्ट ठीक से चल रहा है। ओके, तो uv.lock फाइल में देखो जैसे मेरे से गलती से कुछ पेस्ट हो गया वहाँ पे तो मैं फंस गया था। तो आपको भी ये uv.lock और ये pyproject.toml फाइल आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये वाली, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ये pyproject.toml फाइल क्या है ये भी एक बार देखते हैं। ये देखो इसके अंदर भी आपके जो मॉड्यूल के वर्जन्स हैं वो लिस्टेड होते हैं। तो आप जब भी कोड कमिट करते हो तो pyproject.toml और uv.lock ये दोनों फाइल्स भी आप साथ में कमिट करते हो। वर्चुअल एनवायरनमेंट को यानी .venv फोल्डर है इसको कमिट नहीं करते। ओके, अब आप कहोगे कि यार आपने ये venv यूटिलिटी भी सिखाई है, uv भी सिखा दी, तो इसमें यूज़ कौन सा करना है। आपको venv तब यूज़ करना है जब आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ये यूटिलिटी यूज़ कर रहा हो। venv आपको तब यूज़ करना है जब आप कोई कोर्स कर रहे हो या कोई ट्यूटोरियल वीडियो देख रहे हो, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो, उसमें उसने venv यूज़ करा है तो आप भी venv यूज़ करके उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। uv कब यूज़ करना चाहिए, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो। uv तब यूज़ करो जब आपके डिपेंडेंसी ट्रीज बहुत बड़े हैं, जब बहुत सारे मॉड्यूल्स आप यूज़ कर रहे हो जिससे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाए। तो uv आपको तब इंस्टॉल करना है, तब यूज़ करना है जब आप प्रोडक्शन ग्रेड मॉडर्न प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। ये दोनों ही मेथड्स जानने ज़रूरी हैं बिकॉज आज भी बहुत से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, बहुत से ट्यूटोरियल्स, बहुत सारा एग्जिस्टिंग कोड venv यूटिलिटी को यूज़ करता है।
लेकिन नए प्रोजेक्ट्स के लिए यूवी क्लियरली एक बेटर चॉइस है। मुझे भी दिक्कत हुई थी, मैं भी VENV को ही प्रेफर करता था और शुरू से वही यूज़ कर रहा था, लेकिन आजकल यूवी चल रहा है और फिर मुझे तो लेटेस्ट टेक गाय बनने का शौक है, तो मैंने भी फिर यूवी सीख लिया और जल्दी से अपना लिया। इतना मुश्किल भी नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप भी VENV यूटिलिटी के फैन बॉय हो या फिर फैन गर्ल, जो भी। तो आज हमने क्या क्या सीखा। पहला हमने सीखा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। ये एक प्रोजेक्ट का अपना प्राइवेट आइसोलेटेड पाइथन स्पेस होता है। इसको क्रिएट कैसे करते हैं, python-mvenv.env लिखकर हम अपना नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमने इसको एक्टिवेट करना सीखा, इसको डीएक्टिवेट करना सीखा। अपने लोकल आइसोलेटेड पाइथन एनवायरनमेंट में हमने मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने सीखे। फिर हमने ये देखा कि अपने कि मॉड्यूल का कोई पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करना हो तो वो $= साइन लगा के हम इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इन सारी के सारी हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, जो उसकी लिस्ट है, उसको हम कैसे requirements.txt फाइल में डाल सकते हैं और फिर उस फाइल से हम किस तरीके से इजीली अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यही सारी चीज़ें यूवी में भी देखी। यूवी में हाँ, ये चीज़ रह गई थी कि यूवी यूज़ करके आप अपना एनवायरनमेंट रिक्रिएट कैसे कर सकते हो। इसके लिए आप मेरी गिट रिपोजिटरी पे जाओ और यहाँ पर 03B रिक्रिएट एनवायरनमेंट्स की मैंने एक अलग से फाइल बनाई है। किसके लिए, आपके लिए। तो इसको ज़रूर चेकआउट करना। अब इस पे हम जाते हैं फाइल पे और हम देखते हैं रिक्रिएट कैसे करेंगे। तो इस फाइल में बताया हुआ है कि आप किस तरीके से एनवायरनमेंट को रिक्रिएट कर सकते हो, जो किसी और ने बनाया था और फिर उसने यूवी यूज़ करके या फिर VENV यूज़ करके requirement.txt फाइल बनाई थी। ठीक है, तो इसमें आपके पास requirement.txt फाइल है, तो आपको क्या करना है, ये वाली दोनों फाइल्स हैं, toml फाइल, uv.log, तो क्या करना है, इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि ऐसे यूवी यूज़ करके आप किस तरीके से रिक्रिएट कर सकते हो सिंक कमांड के थ्रू। अपने प्रोजेक्ट में जाओगे, जो भी प्रोजेक्ट फाइल आपने गिटहब से डाउनलोड करी है, उसके बाद बस आपको ये वाली कमांड चलानी है, UV sync, बस हो गया, इतना सही है। इसके लिए आपको कौन कौन सी फाइल चाहिए होंगी, आपको toml फाइल चाहिए होगी और uv.log फाइल चाहिए होगी। इसमें नीचे मैंने बताया हुआ है कि toml फाइल एग्जैक्टली क्या होती है, आप पढ़ लेना डिटेल्स। uv.log फाइल क्या होती है, हमने वैसे खोल के देखा था, हम कुछ गलती से कुछ पेस्ट भी हो गया था उसमें, हमने वो ठीक करी फाइल। तो इसमें मैंने वो वाले केसेस भी हैंडल करे हैं ये जो नोट्स हैं इसमें, कि जब आपके पास दोनों फाइल हों, toml फाइल और uv.log, तब आपको सिंपल UV sync यूज़ करना है। अगर आपके पास सिर्फ toml फाइल है और log फाइल नहीं है, तो उस केस में भी आपको uv.sync ही यूज़ करना है। लेकिन इस केस में क्योंकि आपके पास log फाइल नहीं है, तो UV विल रीड toml फाइल एंड रिजॉल्व द बेस्ट कंपैटिबल वर्जन्स, उनको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। कुछ रेयर केसेस में इसमें इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए आप हमेशा याद रखो कि आपको uv.log फाइल भी कमिट करनी है। अब एक और केस इसमें मैंने आपको हैंडल करा है कि अगर आपके पास पिछले प्रोजेक्ट में VENV यूज़ करा था किसी यूज़र ने और उसने requirements.txt फाइल बनाई है, लेकिन आपको UV यूज़ करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें आपके पास ना तो toml फाइल है, ना ही uv.log फाइल है। तो इस केस में आप करोगे UV add, उसके बाद $cat requirements.txt। तो cat से क्या होता है, वो फाइल के कंटेंट सारे लिस्ट हो जाते हैं, सारी डिपेंडेंसीज लिस्ट हो जाएंगी। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपका चला जाएगा UV add में। हम इसी तरीके से तो डिपेंडेंसीज ऐड कर रहे थे, UV add requests, UV add numpy। इस केस में UV add ये सारी फाइल, ये सारे मॉड्यूल्स जो requirements.txt में हैं। इसमें एक दूसरा तरीका भी है, वो आप देख लेना, ठीक है। ये एक तरीका वैसे काफ़ी है। उसके बाद नीचे चलते हैं, UV sync कमांड्स के कॉमन कुछ सिनेरियोज हैं। ये देखो थोड़ा सा एडवांस्ड हैं, ज़्यादातर आप शायद कभी यूज़ नहीं करोगे। जैसे इसमें लिखा है कि डेव डिपेंडेंसीज हैं, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, तो फिर आप इस तरीके से करो। वैसे uv.log फाइल्स प्रोडक्शन की अलग होती है, डेवलपमेंट की अलग होती है, तो आपको ये कमांड जो है रेयरली यूज़ करनी पड़ेगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने
अपनी नोट्स फाइल में ये कमांड्स इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया हुआ है। ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये VENV और UV में डिफरेंस क्या है। कभी कभी पूछते हैं कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के लिए क्या यूज़ करते हो, तो आप आंसर देते हो कि मैं UV यूज़ करता हूँ। तो वो बोलेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में तो VENV यूज़ हो रहा है। तो उस केस में आप बोलो कि हाँ मुझे वो भी आता है, और फिर वो पूछेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, आप UV प्रेफर क्यों करते हो। तो उसका आंसर आप इस टेबल को पढ़ के इजीली आप दे सकते हो, या फिर रिवीजन के लिए आप ये मेरी वीडियो दोबारा से देख लेना, रिवीजन की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर क्विक रेफरेंस है सारी कमांड्स का, वो दोबारा से मैंने सारी कमांड्स एक साथ लिख दी हैं लास्ट में। ये 2 फाइल हैं, आपको बस ये 2 फाइल पढ़नी है, आपका सारा काम हो गया, कंसेप्चुअली भी, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी। तो ये प्रोफेशनल रूल हमेशा याद रखो कि पहले प्रोजेक्ट का फोल्डर बनेगा, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करा जाएगा। UV के केस में ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही आप कोड लिखना शुरू करो। इस पूरे सीक्वेंस को आप हमेशा फॉलो करो, एक भी स्टेप को स्किप मत करना। इस वीडियो में मैंने आपको एनवायरनमेंट्स रिक्रिएट करना भी सिखा दिया है। इतनी डिटेल में वर्चुअल एनवायरनमेंट्स मैंने कहीं नहीं पढ़े, मैंने नहीं देखा किसी भी कोर्स में। अगर आपने किसी कोर्स में वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को इससे ज़्यादा बेटर तरीके से आपने अगर कहीं देखा है कि डेमोन्स्ट्रेट करा हो, तो आप उस कोर्स का नाम मुझे कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मेंशन करो। मैं भी उस कोर्स का जो ट्यूटर है, जो टीचर है, उसको मैं पब्लिकली अप्रिशिएट करूँगा। आपने भी शायद इससे पहले पिप इंस्टॉल करा होगा अपने ग्लोबल पाइथन में, तो इस वजह से और बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट्स यूज़ करने की वजह से अगर आपका कोड कभी ब्रेक हुआ हो, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्ट्रक्चर योर पाइथन कोड, यानी आपका जो पाइथन कोड है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो मिस करा तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है, आपका प्रोजेक्ट पूरा हौच पौच हो सकता है। तो भूल कर भी नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।